हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, मैंने एक पिछले वीडियो में एक बात करा था कि ये जो है चैनल को नाम को लेकर के थोड़ा सा कसमोकस है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब इस बात को फाइनल मैं कर चुका हूँ कि चैनल का नाम जो है ICS रखा गया है, ISC रखा गया है, आइडियल स्टडी चैनल। तो शायद ये फिक्स रह जाए, अब ये चैनल का फिक्स नाम हो गया। तो चलिए जानते हैं। आज हम लोग एक अलग टॉपिक की बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सुमेरियन सभ्यता के बारे में। आज सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के हिस्सा है, उसके बारे में हमने अध्ययन करा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेबीलोनियन सभ्यता, जिसे अक्कादियन सभ्यता भी कहते हैं। अक्कादियन सभ्यता कहने का हालांकि कुछ दूसरा भी पर्पस है, जब लेक्चर शुरू होगा तो आप बीच में सुनेंगे। तो पिछले क्लास में बताया गया था आपको कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यताएं आती है, बेबीलोनियन, सुमेरियन और असीरियन। इसमें से हम लोग सुमेरियन सभ्यता पढ़ चुके हैं। उनके धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक पद्धति, स्त्रियों की दशा, वहाँ की अर्थव्यवस्था, कुल मिला के कहे तो विस्तार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए भी पढ़ चुके हैं। अगर लघुत्तरीय में जब भी पूछेगा आपको तो किसी एक ही टॉपिक के बारे में पूछेगा, और दीर्घोत्तरीय में जब भी कह दे कि अगर जो कि सुमेरियन सभ्यता के बारे में वर्णन करे, इसका मतलब है कि सभी टॉपिक को आपको डिफाइन करना होगा, चाहे वो स्त्रियों की दशा हो, अर्थव्यवस्था हो, धार्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, पहनावा ओढ़ावा हो, आभूषण हो, सभी की चर्चाएं करनी होगी। तो दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय सबसे बेहतर होगा आप इसका आंसर राइटिंग करें, ये सबसे बेहतर उत्तम उपाय है। इससे आपको कितना आंसर लिखना है इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा, साथ ही राइटिंग बनेगा और लिखने की टाइम लिमिट सेट होगा आपका, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आज हम लोग जानते हैं बेबीलोन सभ्यता या अक्कादियन सभ्यता के बारे में। यह भी मेसोपोटामिया का ही हिस्सा है। सुमेर सभ्यता में जिस समय नगर राज्य अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, उस समय अरब रेगिस्तान की सेमेटिक जातियाँ घुमक्कर जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी सेमेटिक जाति के कुछ लोगों ने सारगम प्रथम के नेतृत्व में सुमेर सभ्यता के नगर राज्यों को परास्त करके अक्काद राज्य की स्थापना कर दी। तो ध्यान रखना है आपको, सुमेरियन सभ्यता या सुमेरियन राज्य को ही, शहर को ही मिटा करके अक्कादियन सभ्यता या अक्काद राज्य लागू किया। लेकिन यह किया किसने? तो कहा जाता है जिस समय सुमेर सभ्यता फल फूल रहा था, इसका वर्चस्व फैल रहा था, उस समय अरब रेगिस्तान के एक घुमक्कर जाति थे जिनका नाम था सेमेटिक। और ये सेमेटिक जाति एक राजा सारगन प्रथम के साथ मिल करके सुमेरियन पर आक्रमण करके उस राज्य को हरा दिया और सुमेरियन सभ्यता को ध्वस्त करके अक्काद राज्य को स्थापित कर दिया। सुमेर सभ्यता के नगर राज्य उम्मा का सर्व प्रसिद्ध शासक लूगल जग्गीसी था। जिस समय सुमेर सभ्यता को नष्ट किया गया, उस समय सुमेर सभ्यता में नगर राज्य उम्मा का सबसे प्रसिद्ध शासक लूगल जग्गीसी था, जिसने लगास के राजा उरुकागिना को हराया था और लगास के मंदिरों को नष्ट करके वहाँ देवी की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया था एवं मंदिर की संपत्ति लूट ली थी। एक अन्य लेख से यह भी पता चलता है कि लूगल जग्गीसी ने पूरे मेसोपोटामिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इससे लगभग 25 वर्ष तक इसने शासन किया था। यह घटना लगभग 2350 ईस्वी पूर्व की है। किस के राजा
सारगम प्रथम ने इसी लुगल जग्गीसी को परास्त करके अक्काद राज्य की स्थापना की थी। इसका मतलब आप समझिए कि सारगन प्रथम किसी छोटे मोटे राजा को नहीं हराया, सुमेरियन सभ्यता का वो आखिरी राजा और वो ताकतवर राजा जो लगभग पूरे मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार स्थापित किया हुआ था, अपने बगल वाले राजा, बहुत ही ताकतवर राजा उरुकागिना को हराया था, उस लुगल जग्गीसी को हरा दिया सारगम प्रथम ने। किसके साथ मिलकर के? अरब के घुमंतू जाति, सेमेटिक जाति के साथ मिलकर के, और सुमेरियन सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट करके, ध्वस्त करके अक्कादियन राज्य की स्थापना कर दी। तो इसमें कुछ काउंटर क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि सुमेर सभ्यता को किस जनजाति ने नष्ट किया था? तो सेमेटिक जनजाति, अरब के घुमक्कर लोग थे। राजा का नाम क्या था? सारगन प्रथम। और जिस सुमेर सभ्यता के आखिरी ताकतवर राजा कौन थे? लुगल जग्गीसी, जिसने लगभग पूरे मेसोपोटामिया को जीता था, और उस लुगल जग्गीसी को हरा दिया सारगम प्रथम ने उस घुमक्कर जनजाति की मदद से। उसने प्रायः सभ्यता का अंत हुआ और अक्कादियन सभ्यता का आविर्भाव हुआ, मतलब शुरुआत हुआ। आगे चल कर के बेबीलोन नामक एक सुंदर शहर बसाया गया और अक्काद राज्य की राजधानी बना दी गई उसको। असल में सारगन प्रथम ने अक्काद राज्य की स्थापना की और आगे चल कर के उस अक्काद राज्य के अंतर्गत एक शहर बसाया गया सुंदर सा, जिसका नाम रखा बेबीलोन। इसलिए अक्कादियन सभ्यता का दूसरा नाम पड़ गया बेबीलोनियन सभ्यता। मतलब अक्कादियन पहले आया, बेबीलोनियन बाद में आया। बेबीलोनियन का था एक शहर का केवल नाम, जैसे भारत के अंतर्गत उसके राज्य का नाम दिल्ली, इसी प्रकार से अक्काद राज्य के अंतर्गत उसके राज्य का नाम बेबीलोनियन, इसीलिए उसे बेबीलोनियन सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। अब सुमेरियन सभ्यता का अंत हुआ और अक्कादियन सभ्यता का आविर्भाव हुआ। आगे चल करके इसलिए इसे बेबीलोनियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। तो याद रखिएगा, अक्कादियन सभ्यता का नाम ही बेबीलोनियन। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है अक्कादियन का नाम बेबीलोनियन क्यों पड़ा, तो आप बता दीजिए। लुगल जग्गीसी को हराने के बाद सारगन प्रथम ने जब अक्काद राज्य की स्थापना की, तो कुछ समय के बाद उन्होंने अक्काद राज्य के अंतर्गत एक खूबसूरत शहर बेबीलोन बसाया और उसे अक्काद राज्य की राजधानी बनाई। तभी से अक्कादियन राज्य का दूसरा नाम बेबीलोनियन राज्य हो गया। सारगन प्रथम, जिसे कहीं कहीं, अब सारगन प्रथम राजा के बारे में सुनिए जिसने लुगल जग्गीसी को हरा करके बेबीलोनियन सभ्यता को स्थापित किया था। तो सारगन प्रथम को कहीं कहीं सर्रुकीन भी कहा जाता था और इसकी तुलना भारत के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती थी। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया यहाँ आपका कि भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किसकी तुलना की जाती थी? सारगन प्रथम का। इनकी ताकत समृद्धि सबके लिए सारगन प्रथम को जो है इसे भारत का चंद्रगुप्त मौर्य कहता था। और मिस्र के सम्राट मेनीज से इसकी तुलना की जाती थी। भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से और मिस्र के सम्राट मेनीज से इसकी तुलना होती थी। लुगल जग्गीसी के सैन्यवाद एवं मूर्ति भंजक नीति से तत्युगीन लोग भी असंतुष्ट थे। लोग भी इस बात पर ज़्यादा नहीं बौखलाए कि लुगल जग्गीसी हार गया। क्यों? क्योंकि लुगल जग्गीसी के लाइफ स्टाइल से न वहाँ के लोग परेशान थे। क्योंकि लुगल जग्गीसी क्या करता था? बगल के राज्य पर आक्रमण करता था और वहाँ पर मूर्ति मंदिर आदि को तोड़ देता था। इससे लोगों के धार्मिक अनुष्ठान पर आहट चोट पहुँचते थे। तो लोग ऑलरेडी नाराज़ थे उससे, लुगल जग्गीसी से। तो सारगन प्रथम ने लुगल जग्गीसी को हरा भी दिया तो लोगों में किसी प्रकार की खास दुश्चिंता सब नहीं हुई। लुगल जग्गीसी को हरा करके जंजीरों में जकड़ कर और सारगन निपुर नगर में इन लील के फाटक तक लाया गया। और सारगन की विजय का प्रमुख कारण उसका धनुष बाण एवं शारीरिक पुष्टता थी, जबकि सुमेरियन उस समय भालों से लड़ते थे और सारगन प्रथम के सैनिक और सारगन खुद किससे लड़ा? तीर से। तो तीर को तो दूर से चलाया जा सकता है, भाला मारने के लिए तो आपको नज़दीक जाना पड़ेगा। इसलिए भी सारगन प्रथम जीत गया। नहीं तो लुगल जग्गीसी बहुत ताकतवर राजा था। सेमेटिक इतिहास में
सारगन को राष्ट्रीय वीर के नाम से जाना जाता है। ये सेमेटिक कौन थे? सेमेटिक जनजाति, सेमेटिक जनजाति। तो सेमेटिक इतिहास में सारगन को राष्ट्रीय वीर के नाम से जाना जाता है। सारगन के बाद उसका तीसरा पुत्र जो था, जिसका नाम था नरामसीन, नरामसीन, जो 2750 से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, और वह एक शक्तिशाली शासक वो भी बना एवं उसने कई नगरों पर विजय हासिल की, और उसने चारों दिशाओं में अपनी राजा की उपाधि धारण की, मतलब खुद को राजा साबित किया, मनवाया। इसके बाद राज्य में अराजकता फैल गई। मतलब सारगन प्रथम का भी राज कहाँ तक चला? कहाँ तक चला? उसका तीसरा पुत्र नरामसीन तक ही चला, बस। उसके बाद राज्य में क्या आ गई? अराजकता। मतलब लहलहाता हुआ, कीर्ति फैलाता हुआ सारगन प्रथम जो जीता था ना उससे, लुगल जग्गीसी से, तो उसका भी राज्य कब तक चल पाया? उसके तीसरे बेटे नरामसीन तक ही। और उसके टाइम में कीर्ति तो फैला खूब राज्य का, राज्य सबको भी जीता, लेकिन उसके बाद सारगन प्रथम के राज्य में क्या आ गई? अराजकता आ गई। अराजकता का अर्थ होता है राज्य में बर्बरता आ जाना, करप्शन हो जाना, शासन घूस लेने लगना, राजा की अब उतना वैल्यू नहीं रहना, इसे अराजकता है। और तब जाकर के यहाँ एक और घटना घटती है। 26वीं शताब्दी में लगास में शक्तिशाली शासक गुरिया आता है। गुरिया का उल्लेख मिलता है। गुरिया एक प्रजावत्सल एवं शक्तिशाली सम्राट था। वह धर्म एवं साहित्य का प्रेमी था। उर नगर में भी एनगूर नामक शासक ने लारसा, उरुक एवं निपुर पर अधिकार कर सुंदर भवनों का निर्माण कराया। उसके पुत्री दुंगी ने अपने प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त किया, मगर वह वैभव अस्थायी न रह सका। पूर्व की ओर से युद्ध प्रेमी इलैम वासियों ने पश्चिम से ओर से अमोर वासियों ने आक्रमण करके उर नगर के राज्य को पर अधिकार जमा लिया, और इस प्रकार 200 वर्ष तक सुमेरिया व इलैम व अमोर के राज्यों के बीच झगड़ा चलता रहा। मतलब ये हुआ कि सारगन प्रथम के जो तीसरे बेटे थे नरामसीन, इसके बाद तो सारगन प्रथम का राज तो ध्वस्त हो ही गया, और ये गुरिया या और कई शासकों ने जो आया अधिकार किया, तो इन लोगों से राज्य स्थिर नहीं रह पाया, बीच बीच में झगड़ा चलता ही रहा। जैसे कि नहीं पढ़ते हम लोग, मौर्य सम्राट शक्तिशाली थे, फिर आया गुप्त वंश, लेकिन इस बीच में थोड़ा उठापटक चलते रहा भारतीय साम्राज्य काल में, प्राचीन काल में। इसी प्रकार से नरामसीन या सारगन प्रथम के तीसरे बेटे नरामसीन के शासन के बाद यहाँ सुमेर में या यही के बेबीलोन में, अक्कादियन में उठापटक चलते रहा। ये लोग ताकतवर राजा थे, लेकिन राज्य को अस्थायी नहीं रख पाए। फिर आता एक ताकतवर राजा जो अस्थायी रख पाया, इस सभ्यता को अस्थायी रख पाया, उसका नाम था हम्मुराबी। तब आता है सम्राट हम्मुराबी का राज्य। बेबीलोन के राजवंश का संस्थापक सुमु अबूम था, और ये सेमाइट जाति का था। इसके ही वंश में आगे चलकर हम्मुराबी आता है। तो याद रखिए, बेबीलोन को राजवंश की स्थापना करने वाला जो सुमु अबूम था, उसी के ये सेमाइट जाति के थे, सेमाइट जाति से बिलोंग करते थे सुमु अबूम, और इसी के खानदान में आगे चल कर के एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है हम्मुराबी। बेबीलोन का सबसे प्रतापी शासक कौन सिद्ध हुआ? हम्मुराबी। यह सीन मुबालित का पुत्र था। इनके पिताजी का नाम सीन मुबालित, और हम्मुराबी ने इलैम व अमोर के शासकों को अपदस्थ कर मेसोपोटामिया में बेबीलोनियन साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब शुरू में को बेबीलोनियन बना अक्कादियन, तो वो तो केवल शहर के नाम पर पड़ा। पूरे साम्राज्य को ही बेबीलोनियन करने का श्रेय जाता है किसको? हम्मुराबी को। पूरे साम्राज्य में अब अक्कादियन नाम फीका पड़ गया, और बेबीलोनियन नाम हाईलाइट किया किसने? हम्मुराबी ने। हम्मुराबी कौन? सीन मुबालित का पुत्र। और वो जो दो शासक परेशान कर रहे थे गुरिया शासक के काल में, उन दोनों को तो बिल्कुल सत्ता से बाहर रखा हम्मुराबी ने। और हम्मुराबी ने नेपोलियन की तरह कानून बनाया। उस कानून का नाम था हम्मुराबी की विधि संहिता। जैसे नेपोलियन जय संहिता था, इसी प्रकार से हम्मुराबी की विधि संहिता, मतलब ये उसका कानून था। हम्मुराबी ने बेबीलोन के एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर दी, और उसने अनुभव किया कि समस्त राज्य को स्थायित्व एवं
एकता के सूत्र में पिरोने के लिए साम्राज्य के समस्त प्रदेशों एवं जातियों के कानूनों में एक रूपता लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कानून एक समान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा था गुड़िया सब जो है शक्तिशाली राज्य स्थापित तो किया, लेकिन राज्य को लंबे समय तक कायम नहीं कर पाया था। हम्मुराबी इससे सीख लिया कि अगर राज्य को हमें अस्थिर करना है तो पूरे राज्य में कानून सबको एक जैसा करना पड़ेगा। हम्मुराबी ने अपनी विधि संहिता को 8 फुट ऊंचे पाषाण स्तंभ पर 3600 पंक्तियों में उत्कीर्ण करवाया। मतलब अपने कानून को, संविधान को लिखवाया उन्होंने किस पर? पत्थरों की खंभों पर। 8 फुट के ऊंचे ऊंचे खंभे बनाए और 3600 लाइन में उस पर अपनी विधि संहिता को लिखवाया। इसे बेबीलोन में मुर्दक मंदिर ए सागिल में स्थापित किया गया। जिस पाषाण स्तंभ पर यह विधि संहिता लिखा गया है उस पर सम्राट स्वयं सूर्य देवता से कानून लेता हुआ चित्र दिखाया गया। उस पर विधि संहिता में कुल 285 धाराएं बनी हुई है उसके कानून में। जैसे भारतीय संविधान में बना हुआ है कानून की धारा सब, वैसे उसमें हम्मुराबी की विधि संहिता में 285 धाराएं, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। 285 धाराएं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार व वाणिज्य, परिवार, अपराध, श्रम एवं अध्यायों में विभाजित था या बटा हुआ था। और इस विधि संहिता की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें दिए गए कानून धर्मनिरपेक्ष थे। मतलब किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता था, धर्म फ्री था यह। अब जब भी धर्म फ्री हुआ तो इसका मतलब है सभी संघ के लोग, सभी धर्म के लोग इस कानून को पसंद करेंगे। और हम्मुराबी यही चाहता था कि ऐसा कानून बने कि सभी लोग उस कानून से जुड़ करके रहे और देश एक सूत्र में बना रहे, जिससे राज्य विखंडित नहीं होगा। हम्मुराबी की विधि संहिता की कुछ बातें दी भी हुई है, मैं उन बातों को पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। नंबर 1, दजला नदी में व्यापारिक विकास व आगमन में आने वाली रुकावट को दूर किया जाना चाहिए और कर समय एकत्रित होना चाहिए समय पर, और कर ना देने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। क्योंकि हम्मुराबी का मानना था टैक्स अगर समय से नहीं वसूलते हो तो राज्य का विकास कैसे करेंगे। बेईमान जज को या कर्मचारी को न्याय के सामने लाया जाए, उसे पदस्थ कर देंगे। मतलब जो भी बेईमान अफसर होगा, इससे जनता में करप्शन फैलता है, उसे हटा दिया जाए पद से। यदि कोई पुत्र अपने बेटा को पीटे तो उसके हाथ काट दिया जाए। पुत्र अपने पिता को पीटे पुत्र अपने पिता को पीटे तो उसके हाथ काट दिए जाए। मतलब इसका मतलब है कि मान मर्यादा बहुत मेंटेन रखा गया था। यदि कोई किसी की आँख फोड़े तो उसकी भी आँख फोड़ दी जाए, ऐसा कानून था उसमें हम्मुराबी की संहिता में। नदी व नहरों को खराब करने वालों को सजा दिया जाए। प्रकृति के सरोवर थे, मतलब पूजक थे। कहा नदी और नहर को कोई खराब करता है तो उसे सज़ा मिलता था। हम्मुराबी के विधि संहिता में ऐसे ही कुछ कानून लिखे गए थे। यहाँ पर 6 कानून पढ़ के बताया गया आपको। अब है बेबीलोनियन सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में। बेबीलोनियन सभ्यता के प्रमुख नगरों की जानकारी हम्मुराबी के विधि संहिता से ही प्राप्त होती है। कई बार ढूंढने लगते हैं हम लोग कि बेबीलोनियन सभ्यता के पुरातत्व साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, और नहीं मिलते रहता है। वो यही पाठ में दिया रहा, जितने पुस्तकों से मिलने वाली जानकारी है वो सब साहित्यिक में ही गिनती आएगा। उसी को उठा के छाट के लिखिए, यही है साहित्यिक स्रोत। और जो खुदाई से वस्तु मिला तो पुरातात्विक स्रोत होगा। तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत इकट्ठा करके आपको नहीं दिया होगा हर एक चैप्टर में, आपको उसमें से पाठ में से छटाई करनी पड़ेगी। उसने अपनी विधि संहिता की प्रस्तावना में नगरों की सूची भी दी है। इन नगरों को उसने धार्मिक केंद्र होने के कारण सहायता प्रदान की है। इस प्रस्तावना में वह सर्वप्रथम निपुर नगर का उल्लेख करता है। तो बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में हमें हम्मुराबी की विधि संहिता से तो जानकारी मिलती है, लेकिन उस विधि संहिता में सबसे पहले हम्मुराबी ने निपुर नगर का उल्लेख किया है। उसके बाद प्राचीनतम केंद्र एरिडू का उल्लेख किया। ये एरिडू याद होगा आपको, एरिडू जो है ये शहर सुमेरियन सभ्यता के टाइम से ही थी। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य की राजधानी देवता मर्दुक के निवास स्थान बेबीलोन का उल्लेख किया। पूरे साम्राज्य का नाम था बेबीलोनियन सभ्यता का नाम।
और जो राज्य का केंद्र था, राजधानी, उसे बेबीलोन कहते थे। तो फिर बेबीलोन का तीसरे नंबर पर बेबीलोन की चर्चा की है। इनके बाद सिप्पर, लारसा, एरेक, ईशीन, किशनगर, कुथा, लगाश, अक्काद, असुर, निनिवे, इन सभी नगरों की चर्चा इन्होंने की है। तो ये जान रहे थे अभी आप बेबीलोन सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में जानकारी। दूसरा टॉपिक है बेबीलोन सभ्यता के शहरी समाज का स्वरूप कैसा था। तो अगर शहरी समाज का स्वरूप जानना है तो आप केवल समाज को ना देखें, प्रशासन, धर्म, समाज, परिवार का कानून, स्त्रियों की दशा, इस सब देखना होगा आपको। इस सब मिला के आएगा उसकी सामाजिक स्वरूप। तो जानते हैं हम पहले प्रशासन के बारे में। सुमेरियन सभ्यता में पुरोहित वर्ग ही राजा होते थे, जिन्हें पटेसी या लुगल कहा जाता था, तभी नाम था लुगल जग्गीसी। सुमेरियन सभ्यता में पुरोहित वर्ग ही राजा होते, जिन्हें पटेसी या लुगल कहा जाता था। लुगल शब्द राजा के लिए उपयुक्त होता था और पटेसी लगाते थे देवता की प्रतिनिधित्व के रूप में। बाद में पटेसी शब्द में पराधीनता का बोध होने से लुगल पदवी का महत्व ज़्यादा बढ़ गया और पटेसी हटा दिया गया। जब कोई पटेसी अधिक शक्तिशाली हो जाता था तो वह स्वयं को लुगल पटेसी कहने लगता था। पटेसी मतलब थोड़ा नीचा कैटेगरी अब होने लगा और लुगल अब बड़ा पदवी हो गया। लुगल से भी उच्च पदवी एनसी होता था। बाद में लुगल से भी एक बड़ा शब्द खोजा गया, एनसी। तो जो लुगल में भी राजा में भी महाराजा बन गया, वो अपने नाम में लगाता था एनसी। आज बड़ा सामंत सब हो तो पटेसी, राजा टाइप हो तो लुगल, उससे बड़ा हो तो एनसी, इस तरह के। अब जानते हैं बेबीलोनियन सभ्यता के धर्म के बारे में, रिलीजन। तो सुमेरियन समाज में वायु के देवता एनलील को सबसे प्रसिद्ध देवता माना गया, मगर बेबीलोनियन सभ्यता में हम्मुराबी के समय बेबीलोन का देवता मर्दुक सर्व प्रसिद्ध देवता बन गया। और हम्मुराबी ने अपनी विधि संहिता की प्रस्तावना में बताया है कि मर्दुक पृथ्वी के देवता एनकी की प्रथम संतान है। तो मर्दुक देवता को बेबीलोन की सबसे प्रसिद्ध देवता माना जाता था। और ये मर्दुक कौन था? पृथ्वी का प्रथम संतान। जैसे जैसे अक्काद साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन नगर में प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे इस नगर के देवता में मर्दुक देवता का लोकप्रियता बढ़ता गया। फिर इसके अनुसार और भी कई देवताओं की कैटेगरी बांटा हुआ था। जैसे स्वर्ग का देवता अना या अनुम कहलाते थे और उसके पत्नी को अंतुम कहते थे। पृथ्वी के देवता एनलीन था, पानी का देवता एनकी था। इस तरह से देवताओं को बांटा गया था। मतलब ये जान रहे थे आप बेबीलोनियन सभ्यता के धर्म के बारे में। अब है बेबीलोनियन सभ्यता का समाज कैसा था, समाज के सोसाइटी के बारे में। तो सुमेरियन समाज की भांति बेबीलोनियन समाज भी मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था। जिस प्रकार से सुमेरियन सभ्यता में समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उसी प्रकार से बेबीलोनियन सभ्यता में भी समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। उच्च वर्ग को अवीलम कहा जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में उच्च वर्ग को अवीलम कहा जाता था, मध्य वर्ग को मुस्केनम कहा जाता था एवं निम्न वर्ग के तहत दास आते थे। दास अपने स्वामी की संपत्ति माने जाते थे। पशुओं की भांति दास को खरीदा बेचा भी जा सकता था बेबीलोनियन सभ्यता के टाइम में। तो उस टाइम का समाज इस प्रकार से बटा हुआ था 3 वर्गों में। उच्च वर्ग को अवीलम, मध्यम वर्ग को मुस्केनम, और जानते हैं मध्य वर्ग में कौन आते थे? वही व्यापारी या छोटे सामंत लोग। उच्च वर्ग में कौन? पुरोहित वर्ग, उच्च अधिकारी, बड़े सामंत। और निम्न वर्ग में दास आते थे। दास को बेचा और खरीदा भी जा सकता था, या फिर खेतिहार मजदूर भी इसी निम्न वर्ग में आते थे। अच्छा, उस टाइम का परिवार और कानून कैसा था? तो हम्मुराबी की विधि संहिता के अनुसार पारिवारिक कानूनों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। राज्य की ओर से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चों के पालन पोषण, विधवाओं के अधिकार इत्यादि विषय के नियम बनाया गया था। हर प्रकार की उक्त पारिवारिक घटनाओं को साथियों की उपस्थिति में लिपिबद्ध किया गया था हम्मुराबी के विधि कानून संहिता में। जानते हैं
बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो बेबीलोनियन समाज में पत्नी को सम्माननीय स्थान प्राप्त था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। समाज में भी स्त्रियों की दशा स्वतंत्र थी। विवाह को कानूनन अनुबंध पत्र के साथ साथियों के हस्ताक्षर सहित संपन्न किया जाता था। इस समझौते अनुबंध का पालन दोनों पक्ष करते थे, वर भी और वधू भी। स्त्रियों के लिए व्यभिचार बहुत ही भयंकर अपराध माना जाता था और उसे नदी में डुबोकर मार दिया जाता, जैसे सुमेरियन सभ्यता के टाइम। मतलब कानून लगभग एक ही जैसा था। स्त्रियों की दशा। कानून पत्नी को पति के अत्याचारों के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करता था इतना, लेकिन हाँ महिलाओं के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे, पुरुषों के लिए भी। जैसे अगर पुरुष कोई सता रहा है महिलाओं को, तो महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त किया गया था कि वो पति पर केस या फिर पतियों से सलाह मशवरा या राजा के सामने उसके सामने जा कर के उससे समझौता या कानून कर सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई। स्त्री अपने नाम से जायदाद खरीद सकती थी और व्यापार भी कर सकती थी। बेबीलोनियन सभ्यता टाइम में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, जिसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जैसा कि वो बताया गया सुमेरियन में कि कोई भी किसी भी घर की बेटी जो है, महिला लड़की, वह दासी का रूप धारण करके अगर किसी मंदिर में रह जाती थी तो उसे समाज एकदम सम्मान की दृष्टि से देखता था। तो यह प्रचलन बेबीलोनियन सभ्यता के टाइम में भी बरकरार था। तो अभी आप जान रहे थे स्त्रियों की दशा के बारे में। अगला टॉपिक है बेबीलोनियन सभ्यता की अर्थव्यवस्था। सुमेर की तरह ही बेबीलोनियन समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि और पशुपालन था और इसके अलावे व्यापार थे। मंदिरों की आय व्यय की जांच कर अधिकार अब राजा को प्राप्त हो गया था और इतिहास के जनक हेरोडोटस बताते हैं कि बेबीलोनियन को उपजाऊ भूमि वाला प्रदेश भी कहा जाता है। अर्थात बेबीलोनियन सभ्यता के भी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही था और इसके अलावे पशुपालन करते थे। तीसरे नंबर पर लोग व्यापार वाणिज्य भी किया करते थे। अब है बेबीलोनियन सभ्यता के कला के बारे में जानकारी। मकानों की नींव बड़ी पकी ईंटों की होती थी बेबीलोनियन सभ्यता में। ऊपरी भाग कच्ची ईंटों से निर्मित होती थी, छतें भी कच्ची ही होती थी। मकान के बाहरी एवं आंतरिक भाग को नक्काशीदार ईंटों से सजाने की कला प्रचलित थी। नक्काशीदार मतलब होता है डिजाइनिंग वाला ईंट, उससे सजाने की प्रथा प्रचलित थी। सुमेरिया की तरह बेबीलोनिया में भी जिगुरात ही मुख्य इमारत होती थी और बोरसिप्पा के जिगुरात में 7 तल्ले बने हुए थे। यह एक देव स्थान था, मंदिर जैसा। मतलब बेबीलोनियन सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग यही थे। अब है बेबीलोनियन सभ्यता के टाइम का साहित्य का क्या हाल था। तो सुमेरिया के समान बेबीलोनिया में भी शिक्षा हेतु विद्यालय की व्यवस्था थी, जो मंदिरों के अंदर स्थित होता था। मतलब मंदिर के कैंपस में पढ़ाने का भी प्रावधान होता था। एक विद्यार्थी की स्लेट पर मुहावरा लिखा गया मिला, जो सुंदर लेख लिखने में निपुणता प्राप्त करेंगे वे सूर्य के समान चमकेंगे। इससे पता चलता है कि सुंदर लिखावट पर उस समय बल दिया जाता था, राइटिंग स्किल पर। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया जाता था, साहित्य पर भी जोर दिया जाता था। और सबसे बड़ा तो यही जीता जागता उदाहरण है कि वो जो भी राजा पढ़े हम लोग हम्मुराबी की कानून संहिता। इसके अलावा बेबीलोनियन साहित्य में गिलगामेश महाकाव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी सब भी तो साहित्य के स्रोत हो गए। तो गिलगामेश का महाकाव्य जो है वो उस समय का बहुत बड़ा सबूत है कि उस समय जो है साहित्यों की स्थिति अच्छी मानी जाती थी, साहित्यों का व्याख्यान किया जाता था, साहित्य के बारे में साहित्य की रचना होती थी, उसके बारे में बताया जाता था। अर्थात साहित्य के विकास का हाल अच्छा था बेबीलोनियन टाइम में। विज्ञान की प्रगति की बात करें तो सुमेरियों ने गणित संबंधी ज्ञान बेबीलोनियन समाज से ही सीखा था। इनकी ज्योतिष में विशेष रुचि थी। ज्योतिष ज्ञान द्वारा पुरोहित बहुत धन भी कमाते थे। ये लोग बृहस्पति ग्रह को मर्दूक, बुध को नेबू, मंगल को नेर्गल, सोम को सीन, सूर्य को समस, शनि को निनिब
और शुक्र को स्तर कहते थे। अर्थात सुमेरियन सभ्यता की अपेक्षा बेबीलोनियन सभ्यता के समाज को गणित और ज्योतिष विद्या का ज्ञान अधिक था। अगला है, बेबीलोनियन में 1600 ईस्वी पूर्व में के एक अभिलेख में 7 अज्जला प्रांत का मानचित्र मिला है, जिसमें नदी, समुद्र व पहाड़ों के अलावे कई नगरों के नाम दिए हुए हैं। एक निपुर नगर का भी मानचित्र मिला है, जो कि जेना विश्वविद्यालय के हिलप्रेक्ट संग्रह में सुरक्षित रखा हुआ है, और इन्हें सबसे पहला मानचित्र बनाने की कला इजाद करने का श्रेय जाता है। अर्थात याद रखिए, एक ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ कि सबसे पहले मानचित्र बनाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? बेबीलोनिया सभ्यता को। तो इस टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बेहतर समझे होंगे। इसका नोट्स बना करके और इससे जुड़े क्वेश्चन को हल करें। यदि आप बात करें क्वेश्चन यदि चाहिए आपको, तो मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इसका आंसर राइटिंग कीजिए, जिसका आंसर अभी अभी आप लेक्चर में सुने हैं। पहला क्वेश्चन है, बेबीलोनिया के, तो पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। बेबीलोनिया के आरंभिक शहरी समाज के स्वरूप की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन, बेबीलोनियन समाज की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। और इसी से जुड़ा तीसरा क्वेश्चन, बेबीलोनिया के आरंभिक शहरी समाज के स्वरूपों की विवेचना करें। तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आंसर राइटिंग करके आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। आंसर राइटिंग करें, प्रैक्टिस करें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर।